Good morning, students. How are you all? Dear students, today we are going to start new unit, that is coordination compounds. Coordination compounds, these are compounds which are formed by the atoms or ions having coordinate bond between them. Coordinate bond, it is related to covalent bond, means covalent bond and coordinate bond दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं. तो हम जो है सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. बिफोर स्टार्टिंग यूनिट हमें कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता होना चाहिए. कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स. जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, तब हमारा जो केमिकल बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स, उसके बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे कि आपने H2 मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू, वन फ्रॉम ईच. तो यहाँ पर हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड बनता है. डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे कि ऑक्सीजन में बनता है 2 4 6, ये वन ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 4 6 ये अदर ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 4 6 8. तो यहाँ इसका 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है. तो बीच में शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे जब सिंगल बॉन्ड बना तब दोनों एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है. जब डबल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच शेयर होता है. सिमिलरली जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे. अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बजाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. इसमें क्या होता है? अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इसका मतलब क्या है? इट मींस एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और अनदर एटम ऐसा होगा विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ में. तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. इसमें क्या होता है? जो मेटल, जनरली मेटल एटम जो होते हैं, मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच लिए जाते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं मेटल एटम आयन की फॉर्म में लिए जाएंगे, मेटल एटम उनके आयन लिए जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन लेस यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. और जो नेगेटिव चार्ज का आयन है, नेगेटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के तौर पर माना जाएगा. तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन जिसकी साइड से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है उस साइड में एरो का टेल होता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, उसकी साइड में उसका हेड होता है. तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड को इस तरीके से दिखाया जाता है. ठीक है. तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब हम आते हैं अपने यूनिट के ऊपर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इसमें आगे क्या क्या हमें स्टडी करना है. सो लेट अस स्टार्ट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. यानी कि वो कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा ना कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें
वन एटम जो है सेंट्रल एटम माना जाता है, अदर जो सराउंडिंग होते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होता है जो लिंक्ड है, जुड़ा हुआ किसके साथ में, या तो आयंस के साथ में या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ में। आयंस कौन से, नेगेटिवली चार्ज आयंस, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर कंटेनिंग है, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दैट इज बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय दीज आयंस और मॉलिक्यूल्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें एग्जांपल है जैसे NiCO4 है, निकल टेट्राकार्बोनिल, इन विच CO, यहाँ पर CO जो है, CO मॉलिक्यूल्स निकल जो सेंट्रल एटम है उसके साथ लिंक्ड है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। किस तरीके से लिंक दिखा सकते हैं, जैसे Ni है सेंटर में और यहाँ पर CO है, ये अनदर CO है, दिस इज ऑल्सो CO एंड CO। तो यहाँ से इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड है उसमें एरो, टेल जो किसकी साइड में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की तरफ है, और हेड जो है वो किसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एटम या मेटल एटम की तरफ होता है। इस तरीके से डेटिव बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इफ द स्पीसीज, कॉम्प्लेक्स आयन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, इफ द स्पीसीज फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स आयन। जब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और नंबर ऑफ लीजेंड्स जब जुड़े होते हैं तो ओवरऑल जो स्पीसीज बनता है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तब उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें FeCN6 इसमें Fe सेंट्रल मेटल एटम है और 6Cn जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर 6Cn जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स बना उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तब उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर देखें, ए कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए CONH3 NiNH3 2+ एटसेट्रा, तो ये किसके एग्जांपल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के हैं। सेकेंड टाइप क्या हो जाएगी, डेफिनेशन इसकी जैसी सेम अपने आप लिख लेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दो एग्जांपल है FeCN6 और AgCN2, ये किसके एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज। इसको हम लिख सकते हैं FeCN6, ठीक है, और AgCN2, ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है उसके ऊपर नेट कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसमें एग्जांपल जो हमने पढ़ा है NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल का एग्जांपल पढ़ा है, और हम कर सकते हैं CONH3 तो इसके अंदर भी आप देखेंगे देयर इज नो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल है, हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डबल साल्ट और यहाँ लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।
पहले तो आपको बता दें डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों स्टेबल टू और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस या टू और मोर स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। दोनों के अंदर फिर भी क्या डिफरेंस होता है, बेसिक जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है, वैसे तो टेबल दी हुई है इसकी, आप टेबल में से पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको मेन डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट and coordination compound is that when both dissolved into water जब दोनों को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, सो डबल साल्ट gets converted into constituent ions completely, whereas coordination compound does not। जिस टाइम पर जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो पूरी तरह से आयन में डिसोसिएट नहीं होता, बट जो हमारे पास ये डबल साल्ट है वो किसके अंदर कंप्लीटली जो है अपने आयंस में, जिन आयन से मिलके वो बना है उसमें डिसोसिएट हो जाता है। देखो कैसे, सो देखो जो ये दे आर 3 एग्जांपल्स ऑफ डबल साल्ट। फर्स्ट इज कार्मेलाइट, सेकंड इज मोर साल्ट, थर्ड इज पोटाशियम। तो इनमें देखो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मान लो इसको इन H2O यहाँ पर H2O लिख देते हैं, तो क्या होगा ध्यान से देखना, KCl जो है ये सारा कंपाउंड किसमें टूट जाएगा, K+ में, K+ है Mg2+ और प्लस में जो है 2Cl यहाँ से 1Cl 3Cl- और साथ में 6H2। तो आप देखेंगे ये कंपाउंड पूरा का पूरा आयंस में टूट गया जिनसे मिलके वो बना हुआ है। ऐसे इसकी अगर बात करें तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एक हो जाएगा Fe2+ आयन प्लस में 2 सल्फेट आयन 2SO4 2- आयन प्लस में 2 NH4+ आयन और प्लस में 6H2 आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पर 2K+ प्लस में 4SO4 2- प्लस में 2Al3+ और प्लस में 24H2। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। बट हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली जो है अपने आयंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं होता। देखो अगर हम बात करें, मान लो जैसे हमने पढ़ा K4FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, इट विल गिव 4K+ प्लस में FeCN6 4-। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो डिसोसिएट नहीं होता, उसके आगे या पीछे अगर कुछ लिखा है तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो अभी हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उससे वहां पर आपको पता चलेगा ये जो नंबर ऑफ आयंस आगे या पीछे लिखे होते हैं उनको काउंटर आयंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो मेन डिफरेंस तो ये है कि डबल साल्ट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली इसके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता। डबल साल्ट में जो 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड जो है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं, और यहाँ पर वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में और मे नोट भी, उसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। डबल साल्ट के अंदर डबल साल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के जैसी होती हैं, और जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से डिफरेंट होती है। इसका मतलब कि जब डबल साल्ट बनता है तो उसकी आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आइडेंटिटी रिमेन सेम, वो आइडेंटिटी एज इट इज रहती है,
जटिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइडेंटिटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की वो रिमूव हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। और जो डबल साल्ट है, डबल साल्ट जो है इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो वो आयंस में पूरी तरह टूट जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। इसके बाद जो वेरियस टर्म्स जो रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें पहला आता है लीजेंड्स। कौन सी आती है? लीजेंड्स, ठीक है। लीजेंड्स वो होते हैं वो जो डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम, ये आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको लीजेंड्स बोलते हैं। वो आयंस या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब लीजेंड जो है इनके अंदर डोनर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बेस पर इनको आगे क्लासिफाई किया जाता है। मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं Cl माइनस है, Br माइनस है, F माइनस है, तो यहाँ पर एक ही डोनर एटम है तो इनको हम किस में बोलेंगे? मोनोडेंटेट लीजेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लीजेंड, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी लीजेंड्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस बेस। इनको लुईस बेसिस कहते हैं। लुईस एसिड और बेस कंसेप्ट में क्या होता है कि जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो लुईस बेसिस हो गई, और जो मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? लुईस एसिड कहा जाता है। अब जैसे एक दूसरा है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन, अमीन, एमाइन। इथाइलिन डाइअमीन में क्या होगा? देखो इथाइलिन होता है CH2CH2, इसके आगे अगर दो NH2 लगा दें, अमीन ग्रुप लगा दें, तो इसका नाम हो जाता है इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन के अंदर इसको हम इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोल सकते हैं, इथेन 1,2 डाइअमीन ये भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वन नाइट्रोजन एटम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा नाइट्रोजन एटम इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 डोनर एटम्स, तो ये क्या होगा? डाइडेंटेट लीजेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइडेंटेट लीजेंड, डाइडेंटेट लीजेंड, क्लियर है। उसके बाद एक और इसके जैसे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जो है ग्लाइओक्साइम है, ग्लाइसिनेट आयन है, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट जो आयन है जैसे CH2 NH2 और COOH, ये ग्लाइसिन होता है। क्या होता है? ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। अब इसमें से अगर H को रिमूव कर दें, -CO- बन जाए, तब इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिनेट आयन। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिनेट आयन। तो इसके अंदर भी 2 डोनर एटम हो गए, एक यहाँ से नाइट्रोजन, दूसरा यहाँ से ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये फिर से क्या हो गया? डाइडेंटेट लीजेंड हो जाता है। ऐसे ही डेंटिसिटी के बेस पर कितने डोनर एटम हैं उसके बेस पर इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, हेक्साडेंटेट का एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन डाइअमीन का ही। देखो यहाँ पर क्या होगा, हमने इथाइलिन डाइअमीन पढ़ा, ये इथाइलिन डाइअमीन होता है, ठीक है। CH2 CH2 NH2, ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, इस टाइम पे डाइडेंटेट है। अब इसमें अगर इन हाइड्रोजन को CH2CO- से रिप्लेस कर दें, CH2COO- एसीटेट आयन से यहाँ से रिप्लेस कर दें, तो ये देखो क्या बन जाएगा? CH2COO- और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH2COO-। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइट ऐसी होगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेट लीजेंड। क्या बोला जाता है? हेक्साडेंटेट लीजेंड बोला जाता है। क्लियर है? इसका नाम होता है
EDTA। क्या नाम होता है इसका? EDTA। इसका मतलब क्या होगा? इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेट इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन क्या हो गया? हेक्साडेंटेट लीजेंड है। सो नेक्स्ट इज चिलेटिंग लीजेंड्स। The ligands which contain two donor atoms when coordinate with central metal atom form 5 or 6 membered ring are called chelating ligands। जब वो लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम हो और दो डोनर एटम इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कि 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनती हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड का नाम है प्लेटिनम डाइक्लोरोइथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो यहाँ पर PtCl2En जो है, वैसे तो अगर सही नाम बोला जाए तो इसका कंप्लीट जो होगा इथेन 1,2 डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम ये बनेगा। ठीक है, जब नेमिंग इसकी समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो Cl और यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में En लिखते हैं। इथाइलिन डाइअमीन को एब्रीविएशन में En लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो En है इसमें डोनर एटम 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे चिलेटिंग लीजेंड। सो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जो लीजेंड चिलेटिंग या रिंग बनाने वाले लीजेंड्स होते हैं वो नॉर्मल लीजेंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेड लीजेंड्स। मोनोडेंटेड यानी कि एक सिंगल जिसके अंदर डोनर एटम हो, और यूनिडेंटेड लीजेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डोनर एटम। मतलब क्या है? डोनर साइट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक ही पेयर, बट डोनेट करने की साइट्स एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लीजेंड्स बोलते हैं। जैसे मान लो NO2- है, NO2- में नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है और ऑक्सीजन की साइड से भी। देखो आपने नाइट्रो ग्रुप को देखा होगा, NO2- की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए इसको एम्बीडेंटेड लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, जबकि एक टाइम पे दोनों नहीं करेंगे, ओनली वन डोनर एटम एट वन टाइम। तो एक बार में एक ही डोनर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसीलिए इनको मोनोडेंटेड लीजेंड्स बोलते हैं। और जिनमें एक बार में एक ही डोनेट करेगा और डोनर एटम दो हो, तो उस केस में जो एक बार में ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन की साइड से अटैच होगा, दूसरी साइड में अगर नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो नाइट्रोजन की साइड से अटैच होगा। ऐसे ही HCN- है, थायोसाइनेट आयन है, इसमें या तो सल्फर डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन। साइनाइड आयन है, इसमें या कार्बन डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन, तो उनको एम्बीडेंटेड लीजेंड्स बोलते हैं। एक वर्ड आगे इसमें यूज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यूज होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का, कि सेंट्रल मेटल एटम कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ है या नंबर ऑफ लीजेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उसका। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं CuNH3 4 या CuNH3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 3+। ठीक है, तो इस केस में CuNH3 3+, या फिर NiNH3 2+। ठीक है, और इसके अलावा NiCO4। तो इसमें देखें 3 लीजेंड है जो Cu के साथ जुड़े हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। निकल के साथ में 6 जो है लीजेंड्स अमोनिया अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, NH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस कंपाउंड में देखें तो कितने लीजेंड्स हैं? 1 और 2, बट यहाँ पर ये लीजेंड जो है वो डाइडेंटेड है, 2 डोनेट करने वाले हैं इसमें, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं तो जो लीजेंड है उसको चेक कर लेना कि कहीं वो डाइडेंटेड तो नहीं, या मोनोडेंटेड के अलावा डाई ट्राई टेट्रा, अगर उसकी डेंटिसिटी सिंगल से ज़्यादा है उस केस में उनको भी काउंट करके तब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो भी है
आपको PDF बना के भेज दी जाएगी, आप उन नोट्स को स्टडी कर लेना। और समझा मैंने दिया यहाँ पर, तो आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करें। और ये यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें स्टार्टिंग से इसको आप फॉलो करें। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी भी फीस जमा नहीं करवाई है तो डियर स्टूडेंट 31 अगस्त से पहले अपनी फ़ीस जमा करवा दें। अदरवाइज जो है आपका जो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उस केस में आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे और आपका साल वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है जो है फीस पे करने में, तो आप प्रिंसिपल सर से ऑफिस में मिल सकते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।